दोस्तों, पर्सनल लोन न चुकाया जाना किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकता, लेकिन परिस्थितियों के चलते लोन का डिफॉल्टर होना संभव है। और जब कोई लोन जमा नहीं कर पाता तो उसके मन में हमेशा अनेक सवाल रहते हैं, जैसे पर्सनल लोन जमा नहीं करने पर क्या लीगल कार्रवाई होगी, पर्सनल लोन नहीं भरने पर क्या जेल होगी, या इन सवालों के बीच में एक सवाल सबसे ज़्यादा खोजा जाता है या सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है, और वो है कि भारत में पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर क्या क्या लीगल एक्शन लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर लिए जाने वाले संभावित लीगल एक्शन के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी न केवल आपको सही लाभ पहुंचाएगी, बल्कि आप इस अधूरी जानकारी के कारण पर्सनल लोन डिफॉल्टर होने पर कैसे बचाव होगा, इस बात को भी समझ नहीं पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए आखिरी तक देखते रहें। बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि आपको भी ऐसी ही जानकारी, लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, पर्सनल लोन के डिफॉल्टर होने के बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा क्या क्या लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, इस जानकारी से पहले आपको जानना होगा कि आखिर पर्सनल लोन डिफॉल्टर कैसे घोषित होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्सनल लोन डिफॉल्टर होने के लिए सामान्यतः 90 दिनों का समय होता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति 3 माह से या 3 महीने से ज़्यादा समय तक पर्सनल लोन की ईएमआई का भुगतान करने में फेल हो जाता है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी उस व्यक्ति के लोन अकाउंट को, उसके लोन खाते को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स घोषित कर देती है, और उसके बाद अन्य कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, हालांकि पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन होता है, तो बैंकों के पास या फाइनेंस कंपनियों के कुछ संस्थागत नियम भी हो सकते हैं कि वो आपको 1 महीने की किस्त के ड्यू होने पर भी रिकवरी का नोटिस थमा सकते हैं। हालांकि ये आरबीआई के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन आरबीआई ने डिफॉल्टर के संबंध में बैंकों को विशेष अधिकार भी दे रखे हैं। वैसे आज हम जिस पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत बैंक या फाइनेंस कंपनी किन किन कदमों को, संभावित कदमों को उठा सकती है अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन डिफॉल्टर होता है तो आइए जानते हैं सबसे पहली कानूनी कार्यवाही की जो पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्सनल लोन एक असुरक्षित ऋण की श्रेणी में आता है, लेकिन जब आप बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेने जाते हैं तब बैंक की लोन की स्वीकृति के बाद एक लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है, जो लोन लेने वाले और बैंक या फाइनेंस कंपनी के मध्य एक करार माना जाता है। उपरोक्त तो लोन एग्रीमेंट भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत किया जाता है, तथा इस एग्रीमेंट में लोन देने और लेने की शर्तों के साथ ही साथ लोन रिपेमेंट की शर्तें भी उल्लेखित होती है। जैसे पर्सनल लोन की राशि समय पर नहीं जमा की जाती तो क्या होगा, साथ ही यदि कोई लोन लेने वाला लंबे समय तक लोन का भुगतान नहीं करता तो बैंक को लोन की रिकवरी के क्या क्या अधिकार होंगे। इन शर्तों के अलावा कई ऐसी छोटी बड़ी शर्तें होती है जो आपको लोन चुकाने के लिए प्रतिबद्ध बनाती है, तथा इस एग्रीमेंट की शर्तों के लिए आपको बाध्य भी रखती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए पर्सनल लोन को जमा नहीं करता तो वह लोन अकाउंट अनियमित लोन की श्रेणी में आ जाता है, और इस अनियमितता को उक्त लोन एग्रीमेंट का उल्लंघन माना जाता है। लोन अनुबंध के उल्लंघन के चलते बैंक या किसी भी फाइनेंस वित्तीय संस्था को डिफॉल्टर व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया के चलते शुरुआती चरण में बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा पर्सनल लोन डिफॉल्टर को एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। अब जिस लीगल नोटिस में लोन के अनियमित भुगतान के साथ ही साथ लोन डिफॉल्टर पर क्या क्या कानूनी कार्यवाही उसके द्वारा की जा सकती है, इस जानकारी का उल्लेख होता है। इतना ही नहीं, इस नोटिस में इस लीगल प्रोसेस या लीगल एक्शन के एक लोन डिफॉल्टर को क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसका भी उल्लेख किया जाता है।
पर्सनल लोन डिफॉल्टर को भेजे गए इस लीगल नोटिस में बैंक कुछ समय की मियाद का भी निर्धारण करती है, जिसमें यह स्पष्ट निर्देश होता है कि इस समयावधि के चले जाने के बाद, इस टाइम पीरियड के चले जाने के बाद बैंक या कंपनी पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर नोटिस में उल्लेखित लीगल एक्शन ले सकती है। इस नोटिस तथा समय अवधि के गुजर जाने के बाद भी यदि कोई लोन का भुगतान नहीं किया जाता तो बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा अदालत में दावा प्रस्तुत किया जाता है। इस दावे में न केवल लोन की वसूली की प्रार्थना की जाती है, बल्कि अदालत से कानूनी खर्च तथा अन्य पेनल्टी की वसूली भी पर्सनल लोन डिफॉल्टर से की जाए, ऐसी दरखास्त होती है। तो इसके बाद पर्सनल लोन डिफॉल्टर के विरुद्ध इस दावे का अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाता है। और इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट पर्सनल लोन डिफॉल्टर को एक अलग से नोटिस भेजती है। अदालत में बैंक या फाइनेंस कंपनी का दावा इसलिए भी मजबूत हो जाता है क्योंकि बैंक अदालत में लोन एग्रीमेंट में उल्लिखित टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत करती है। कोर्ट में यदि पर्सनल लोन डिफॉल्टर दोषी पाया जाता है अथवा लोन एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन कोर्ट को देखने को मिलता है तो कोर्ट अपना आदेश दे सकती है। कोर्ट यह आदेश लोन एग्रीमेंट से जुड़ी शर्तों, बैंक और लोन लेने वाले दोनों पक्षों को सुनने के आधार पर देती है। इस आदेश में दोषी यानी पर्सनल लोन डिफॉल्टर को लोन चुकाने का आदेश, किसी संपत्ति को लोन चुकाने हेतु जब्ती, अर्थदंड, लोन को चुकता करने के लिए मियाद अथवा टुकड़ों टुकड़ों में बैंक को पैसा लौटाने का आदेश या कोर्ट को लगता है तो दोषी यानी पर्सनल लोन डिफॉल्टर को जेल भेजने का आदेश भी सुना सकती है। दोस्तों यहां ध्यान रखें कि कोर्ट द्वारा उक्त कदम उठाए ही जाए यह आवश्यक नहीं है। किसी भी आदेश में न्यायालय में चलने वाली कोर्ट की प्रक्रिया बैंक और लोन लेने वाले का पक्ष जानने तथा लोन एग्रीमेंट में उल्लेखित शर्तों को आधार माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं लीगल एक्शन नंबर 2 की, जो कि पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर बैंक द्वारा उठाया जा सकता है। दोस्तों पर्सनल लोन डिफॉल्टर होने पर बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा कई तरीकों से लोन की रिकवरी की जाती है। इनमें से दूसरा तरीका है लोन गारंटर पर लीगल एक्शन। जी हाँ, इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब डिफॉल्टर हुए लोन में लोन लेने वाले के किसी मित्र या रिश्तेदार अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जमानत दी है जो लोन लेने वाले को जानता हो। इसके अलावा लोन लेने वाला शहर या देश छोड़ चुका हो, तब बैंक को वीडियो में पहले बताए गए अनुबंध के अंतर्गत अर्थात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972 की धारा 128 के माध्यम से यह कानूनी अधिकार होता है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी पर्सनल लोन के गारंटर पर भी उपरोक्त अधिनियम के अधीन होकर लीगल कार्यवाही करे। इस दशा में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो लोन लेने वाले पर लीगल एक्शन के दौरान अपनाई जाती है और इसमें भी कोर्ट का आदेश सभी आधारों पर तय होता है। दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर तीसरा लीगल एक्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन लेते समय जहां एक और बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन की सुरक्षा के लिए लोन लेने वाले से एक लोन एग्रीमेंट, मैंने जैसा आपको बताया, वो साइन करवाती है, वहीं इसके अलावा बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन लेने वाले से पोस्ट डेटेड चेक भी जमानत के रूप में अपने पास लेती है। इन चेक का उपयोग बैंक द्वारा पर्सनल लोन डिफॉल्टर होने पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में बैंक द्वारा उक्त चेक लोन लेने वाले के बैंक के खाते में प्रेजेंट किए जाते हैं और स्वाभाविक तौर पर एक लोन डिफॉल्टर के बैंक में पैसा न होने के कारण वो चेक बाउंस हो जाते हैं। चेक का भुगतान न होने पर लोन लेने वाले के खिलाफ बैंक पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 या विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 138 के आधार पर भी लीगल एक्शन ले सकती है। इस धारा में पर्सनल लोन डिफॉल्टर को जेल भी हो सकती है तथा इस धारा के अंतर्गत किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के पर्सनल लोन डिफॉल्टर को जुर्माने का भी प्रावधान होता है। तो दोस्तों ये तो थी 3 ऐसी संभावित लीगल कार्यवाही जो किसी पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर बैंक अक्सर ले सकती है। लेकिन इन लीगल एक्शन के अलावा बैंक या फाइनेंस कंपनी एक पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर अन्य कार्यवाही को भी अपनाते हैं। जैसे बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन लेने वाले और उस लोन की गारंटी देने वाले की जानकारी क्रेडिट रेटिंग तय करने वाली एजेंसियों को भेजती है, जैसे कि सिबिल, हाई मार्क, इक्विफैक्स आदि। इसके परिणाम स्वरूप पर्सनल लोन डिफॉल्टर तथा उक्त लोन के जमानतदार का सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, जिससे उन्हें भविष्य में बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों ये थी पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर होने वाली संभावित कार्यवाहियों की जानकारी।
अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी लोन लें उसे समय पर चुकाएं। लोन डिफ़ॉल्टर होना न केवल आपके लिए ठीक है बल्कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं हो सकता। यदि आप लोन डिफ़ॉल्टर पर होने वाली लीगल एक्शन में उलझे तो आपको न केवल सामाजिक अपमान झेलना पड़ सकता है बल्कि अर्थदंड और जेल से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। मान लीजिए आप इस लीगल एक्शन से बच भी गए तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और आपको कभी भी लोन नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक कि जब आपके बच्चे की महंगी शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन हो या अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए होम लोन लेने की सोचेंगे तब भी आपको लोन लेने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब भी लोन ले तब लोन चुकाने की अपनी क्षमता और हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही लोन लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई होगी। YouTube पे ये पहली जानकारी होगी जो पर्सनल लोन डिफ़ॉल्टर के विषय में जो लीगल एक्शन लिए जाते हैं उसके विषय में बनाई गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है, तो हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसके अलावा आपके दोस्त या मित्र या रिश्तेदार भी अगर किसी पर्सनल लोन डिफ़ॉल्टर की श्रेणी से गुजर रहे हैं तो उनको ये वीडियो तुरंत सेंड करके उनको भी ये जानकारी उपलब्ध कराएं। आखिरी में कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल या संकोच या लीगल एक्शन के बारे में इस वीडियो को लेकर लोन और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगली बार फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।